हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि भारत में इतिहास लेखन विधि के कितने प्रकार हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कूल्स ऑफ हिस्टोग्राफी इन इंडिया। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि मनगढ़ंत इतिहास ने हमारे देश में हीन भावना को बढ़ावा दिया है और जिस देश का इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो वह देश अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसमें स्वाभिमान की भावना होना चाहिए। लेकिन जो बरसों से मनगढ़ंत या कॉन्कॉक्टेड नैरेटिव्स जो गढ़ी जा रही है इतिहास लेखन में, उससे हमारे देश के लोगों के बीच में एक हीन भावना बढ़ती गई है और जो देश के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है कि जो हमारे देश के इतिहास लेखन में जो संकीर्ण व्याख्या की गई है उसे खत्म किया जाए ताकि हम आगे बढ़ें। There was need to get free from narrow interpretation of the past to move forward। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत में अब जो पूर्व के दिनों में जो गलतियां हुई उनको दुरुस्त किया जा रहा है और पुनः गौरवशाली परंपरा और इतिहास को स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा कि इस विषय वस्तु पर व्याख्या किया जाए। और जैसा कि आपको मालूम है कि इतिहास लेखन विधि के अनेक प्रकार हैं, लेकिन आज मैंने सिर्फ 5 प्रकार को चिन्हित किया है और वह है इंपीरियल स्कूल। आप जानते होंगे कि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन करीब 200 वर्षों तक रहा, तो उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखा, तो यह एक प्रकार है। और करीब 150 वर्षों तक अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा हमारे देश के इतिहास को अपने हिसाब से लिखा गया है। दूसरा स्कूल है राष्ट्रीय स्कूल। जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर पहुंचा गांधी जी के नेतृत्व में और उसके पहले तिलक और गोखले के नेतृत्व में, दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, तो उन्होंने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से इतिहास लिखा। और सब जानते हैं कि किस तरह से दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जो मॉरल फाउंडेशन था, जो नैतिक जो आधार था, उसको उन्होंने ध्वस्त किया और बताया कि किस तरह से अंग्रेज यहां से लाखों करोड़ों रुपए लूट कर ले जा रहे हैं और हिंदुस्तान के आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से तहस नहस कर रहे हैं। और तीसरा स्कूल है मार्क्सिस्ट स्कूल। आजादी के पहले और आजादी के बाद हिंदुस्तान में जबरदस्त ढंग से मार्क्सिस्ट स्कूल के द्वारा इतिहास लेखन किया गया और जिसमें डी कोशाम्बी, AR देसाई, रजनी पामदत्त, ये बड़े बड़े स्कॉलर भारत के इतिहास की व्याख्या किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथा स्कूल है सबाल्टर्न, आम जनता का इतिहास। इसके प्रोपोनेंट हैं रंजीत गुहा और ज्ञान प्रकाश और इनका कहना है कि इतिहास आम जनता के लिए और हिस्ट्री फ्रॉम बिलो होना चाहिए। और इसलिए वो जो भी अभी मार्क्सिस्ट या इंपीरियलिस्ट या नेशनलिस्ट स्कूल के द्वारा जो इतिहास की व्याख्या की गई है उसको पूरी तरह से नकारते हैं। तो उनके इतिहास में जो मेन केंद्र बिंदु है वो कौन है? पीजांट्स, किसान, आदिवासी, आम जनता। और 5वां स्कूल है हिंदुत्व। 1980 के बाद में हिंदुत्व विचारधारा के आधार पर हमारे देश में इतिहास लेखन की जा रही है। हालांकि इसके प्रोपोनेंट विनायक दामोदर सावरकर हैं, लेकिन शुरुआती दौर में उनके द्वारा जो इतिहास विधि लिखी गई थी उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं मिला। लेकिन अब 1980 के बाद में जबरदस्त ढंग से हिंदुत्व के आधार पर इतिहास लेखन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो इस तरह से हमारे देश में 5 प्रकार के इतिहास लेखन विधि प्रचलित रहे हैं और आइए हम उसी पर व्याख्या करते हैं।
दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा और खास करके बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ, जिसमें कि अंग्रेज पूरी तरह से बंगाल सूबा को अपने अधीन ले लिया और उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा उनके अधीन आ गया, तो उनके पास सबसे बड़ी समस्या आई कि वो देश का शासन प्रशासन कैसे करेंगे। खास करके हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को अपने शासन प्रशासन का हिस्सा बनाया और उनसे वह हिंदुओं के टेक्स्ट बुक को ट्रांसलेट कराते थे और इसी तरह से मौलवियों को अपने साथ लाते थे ताकि वो सही ढंग से निर्णय दे सकें। और इसी क्रम में अंग्रेजों ने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन करवाया, उसके बाद में अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, उसका भी उन्होंने ट्रांसलेशन करवाया और इस तरह से अनेक संस्कृत के किताब धर्मशास्त्र को, धर्मसूत्रास का ट्रांसलेशन मैक्स मूलर जो जर्मन ओरिजिन के थे लेकिन इंग्लैंड में रहते थे, उनके द्वारा ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करवाया गया। और V.A. स्मिथ ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, जो कि एक पायनियरिंग वर्क था और वह करीब 50 साल तक टेक्स्ट बुक का हिस्सा रहा। तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे इंपीरियलिस्ट स्कूल के, साम्राज्यवादियों के, वो क्या थे? नंबर 1 कि भारतीयों में इतिहास का ज्ञान नहीं है, खास करके उन्हें क्रोनोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है, उनको समय के बारे में जानकारी नहीं रहती है। अगर आप उदाहरण के तौर पर अगर आप आदि शंकराचार्य की बात करें और बहुत सारे वर्तमान शंकराचार्य से पूछें कि उनका कब जन्म हुआ था, तो कहेंगे कि 3000 वर्ष पहले हुआ था। या जैसे महाभारत के बारे में बात करें तो कहेंगे कि 10,000 वर्ष पहले हुआ था। तो इसका मतलब हुआ कि बिना सिर पैर की बात बहुत सारे लोग करते हैं और इसी कारण से जो साम्राज्यवादी लेखक यह कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों में समय का बोध नहीं होता और क्रोनोलॉजी के बारे में भी उन्हें क्लियर कट ज्ञान नहीं होता है। तो ये पहला कमी था। दूसरा, हिंदुस्तानियों का शासन हमेशा डिस्पोटिक रूलर माने निरंकुश राजाओं के द्वारा किया गया। तीसरा कि यहाँ के बासिंदे आध्यात्मवाद में ज्यादा लिप्त रहे, दूसरी दुनिया से ज्यादा उनका तवक्को रहा और वर्तमान दुनिया से वो कटे छटे रहे हैं और इसी कारण से वह अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाए और हिंदुस्तान की कमजोरी का यही कारण रहा है। दूसरा पॉइंट उन्होंने इंगित किया कि हिंदुस्तानियों में कभी भी राष्ट्रवाद की भावना नहीं रही और उनमें कभी भी स्वायत्त शासन का विकास नहीं हुआ। हिंदुस्तानियों में कभी भी पॉलिटिकल यूनिटी राजनीतिक एकता नहीं रही, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे। और जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास में अगर आप देखें तो चोला, पांड्या, चालुक्य, इनके बीच में हमेशा लड़ाई होती रही है। उसी तरह से उत्तर भारत में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में लगभग 200 वर्षों तक मारपीट, झगड़ा फसाद होता रहा। तो साम्राज्यवादियों का यह कहना था और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला कि हिंदुस्तानी खुद शासन के लायक नहीं है। हिंदुस्तानी के कैरेक्टर पर उन्होंने जबरदस्त चोट पहुंचाया, उनके अचीवमेंट को नकारा और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हिंदुस्तान कॉलोनियल रूल के लिए जरूरी है क्योंकि ये स्वतः शासन नहीं कर सकते। और इस तरह से साम्राज्यवादी लेखकों ने, इतिहासकारों ने ब्रिटिश रूल को भारत में हमेशा के लिए कायम रखने के लिए कोशिश किया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रवादियों का एक समूह भारत में इतिहास लेखन का काम शुरू किया और जिसके सर्वे सर्वा R.G. भंडारकर, राजेंद्र पाल मित्रा, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े हुए और उन्होंने दक्षिण भारत पर, डेक्कान पर, वैष्णव समूह पर, सातवाहन डायनेस्टी पर काफी विस्तृत ढंग से लेखन का कार्य किया। नीलकंठ शास्त्री ने दक्षिण भारत का इतिहास लिखा, P.V. खाने ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा और जो हमें प्राचीन भारत के समय में कानून और सामाजिक नियम के बारे में विस्तार से बताते हैं।
आरसी मजूमदार, एससी रायचौधरी ने विस्तार पूर्वक महाभारत काल से लेकर के और वर्तमान समय तक का इतिहास लिखा। केपी जायसवाल, एएस अल्टेकर ने अपने इतिहास लेखन के माध्यम से प्रयास किया कि किस तरह से नेटिव किंग्स ने, राजाओं ने शक और कुषाण को यहां से मार भगाया और अपनी सत्ता स्थापित किया। केपी जायसवाल ने अपनी किताब हिंदू पॉलिटी के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से वैशाली में रिपब्लिक की स्थापना की गई थी, जो विश्व में एक अनूठा प्रयोग था। उसके पहले विश्व में रिपब्लिक नहीं था और इसकी शुरुआत बिहार के वैशाली से हुई है। लेकिन राष्ट्रवादियों ने गुप्ता पीरियड को स्वर्णिम काल माना, लेकिन सबको मालूम है कि उस पीरियड में आम जनता की हालत खराब होती गई। जो सोने के सिक्के उनके द्वारा जो चालू किए गए थे, उसका जो गोल्ड कंटेंट था वो कुषाण पीरियड से कम होता गया। लेकिन आर्ट और स्कल्पचर के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में गुप्ता डायनेस्टी एक स्वर्णिम काल था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक सबसे बड़ी कमी राष्ट्रवादी लेखन में यह था कि उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को तो जोरदार ढंग से उठाया, उसको महिमा मंडित किया, लेकिन मध्यकाल में, मेडिवल पीरियड में जो मुस्लिम खास करके सल्तनत और मुगलों के द्वारा यहाँ पर विभिन्न कार्य किए गए थे, उनके द्वारा सफलता अर्जित की गई थी, उसको उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। यह एक बहुत बड़ी कमी थी। फिर भी राष्ट्रवादियों का सबसे बड़ा योगदान यह था कि हिंदुस्तानी जो वर्षों से डरे सहमे थे, उनमें आत्मस्वाभिमान की भावना को जागृत करने का काम किया। उन्हें यह बताया कि वह भी सेल्फ रूल कर सकते हैं, वह किसी से कम नहीं है और उनका जो इतिहास है वह गौरवशाली इतिहास है और किसी भी अन्य देश से ज़्यादा व्यापक है। यह इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद दोस्तों तीसरा स्कूल है मार्क्सिस्ट स्कूल, और ये खास करके 1940 और 50-60 के दशक में जबरदस्त ढंग से भारतीय इतिहास के लेखन का काम किया गया इन स्कूल के टीचरों के द्वारा। और इसके सबसे बड़े झंडाबरदार थे डीडी कोसाम्बी, रजनी पामदत्त और AR देसाई। डीडी कोसाम्बी ने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखा और उन्हें बताया कि किस तरह से भारतीय इतिहास, खास करके प्राचीन भारत में इकोनॉमी, कल्चर और समाज, सोसाइटी, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और इन रिलेशन टू प्रोडक्शन से प्रभावित हुआ है। कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते गए हैं, समाज का ताना बाना भी, आर्थिक ढांचा भी बदलता गया है, कल्चर में भी बदलाव हुआ है। मार्क्सिस्ट लेखकों का यह कहना था कि हमारा जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ उसमें सभी प्रकार के वर्गों का हिस्सेदारी नहीं था, बल्कि यह एक मध्यम वर्गीय अर्थात बुर्जुआ स्ट्रगल था, संघर्ष था, और यह स्ट्रगल अंग्रेजों से सत्ता छीनने के लिए किया गया था। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के खिलाफ में कुछ लोगों ने यह शिकायत किया है, जैसे BR अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि मार्क्सिस्ट ने क्लास आधारित इतिहास लेखन किया, लेकिन हिंदुस्तान के समाज में जो जाति व्यवस्था है, कास्ट स्ट्रक्चर, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, जो कि सही नहीं है। कास्ट स्ट्रक्चर एक रियलिटी है। दूसरा आरोप यह लगता है मार्क्सिस्टों के खिलाफ में, उन्होंने जानबूझ करके मुसलमान के द्वारा जो अत्याचार मध्ययुगीन भारत में किया गया था उसको इनकार कर रहे हैं, डिनायल कर रहे हैं और कंपोजिट कल्चर की बात कर रहे हैं। लेकिन यह भी तथ्य सही है कि भले ही राजपूत पॉलिसी के तहत में अकबर ने बहुत सारे राजपूत सरदारों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया, उन्हें 7,000 का मनसबदारी भी दिया, लेकिन यह भी तथ्य है कि किसी भी 11 मुगल प्रोविंसेस में, प्रांत में किसी हिंदू को गवर्नर नहीं बनाया गया, ना तो अकबर के द्वारा और ना ही औरंगजेब के द्वारा। यह भी तथ्य है कि औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या अकबर के समय से ज्यादा हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे मराठा सरदार को मनसबदार बनाया गया था, लेकिन उन्हें पोजीशन ऑफ ट्रस्ट नहीं दिया गया था। किसी भी मराठा सरदार को, किसी भी राजपूत सरदार को, किसी भी हिंदू राजा को
उन्हें किसी प्रांत का गवर्नर, और औरंगजेब के समय में प्रांत की संख्या 21 हो गई थी, नहीं बनाया गया। एक चौथा स्कूल है जिसको बोलते हैं सबाल्टर्न स्कूल, आम जनता के द्वारा इतिहास लेखन। इसका मतलब यह हुआ कि इतिहास लेखन में रंजीत गुहा और ज्ञान प्रकाश, जो दो प्रमुख इतिहासकार हैं, उन्होंने आदिवासियों को, किसानों को इतिहास लेखन में मुख्य स्थान दिया है। उनका यह कहना है कि राष्ट्रवाद की भावना एक शोषण की भावना है और खास करके जाति, लिंग, धार्मिक और संप्रदाय के बीच में डिवीजन माने भेदभाव उत्पन्न करता है। राष्ट्रवाद समाज के मार्जिनलाइज माने कमजोर तबके के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता है। यह एक एलिटिस्ट थ्योरी है। समाज के कुछ चुने हुए वर्गों को राष्ट्रवाद प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह कहना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी आम जनता ने पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ में हिस्सेदारी नहीं लिया था, उनके खिलाफ संघर्ष नहीं किया था। और इस स्कूल के इतिहासकारों का यह कहना है कि दो प्रकार के मूवमेंट चल रहे हैं, एक सत्ता के खिलाफ संघर्ष चल रहे हैं आम जनता का, और दूसरा एलिटिस्ट मतलब कुछ खास लोगों का संघर्ष चल रहा है सत्ता को कब्जा करने के लिए। उनका यह भी कहना है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी एक चुने हुए खास लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी और अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त करने के लिए वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का अगुवाई कर रही थी। लेकिन इस स्कूल का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है कि वह जाति को तो सेंट्रल पॉइंट में रखती है, मुख्य आधार मानती है, लेकिन क्लास को छोड़ देती है, उसको पूरी तरह से अवॉइड करती है। उसका पूरा फोकस पीजेंट्री पर है, आदिवासियों पर है, लोकगीत पर है, आम जनता के द्वारा रचे हुए कविताओं पर है, उनके द्वारा बनाए गए पहेलियों पर है। वो ठीक है, लेकिन सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी समग्र रूप से इतिहास लेखन की विवेचना नहीं करता, वह एक पक्षीय है। क्योंकि जो अन्य वर्गों के द्वारा जो इतिहास में जो सफलता प्राप्त की गई है, अचीवमेंट प्राप्त किया गया है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, एक पांचवा स्कूल है जिसको बोलते हैं हिंदुत्व स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी, और इसके जो प्रोपोनेंट हैं उनका नाम है वीर सावरकर। हालांकि शुरुआती दौर में यह स्कूल ज़्यादा व्यापक नहीं हो पाया, लोकप्रिय नहीं हो पाया, लेकिन 1980 के बाद यह स्कूल जबरदस्त ढंग से लोकप्रिय हो रहा है। और इस स्कूल का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि वो आर्यन माइग्रेशन इनटू इंडिया को पूरी तरह से नकारते हैं। उनका कहना है कि आर्यन इसी देश के वासिंदे थे। इस स्कूल के इतिहासकारों का मानना है कि जिन लोगों का पितृभूमि माने एंसेस्ट्रल होम और पुण्य भूमि माने होली लैंड इंडिया नहीं है, वह हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। तो इस आधार पर मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को और कम्युनिस्टों को ये इस स्कूल के इतिहासकार बाहरी मानते हैं। इनका यह कहना है कि जो हिंदुस्तान के हिंदू ही सही माने में दक्षिण एशिया के उत्तराधिकारी हैं। प्राचीन भारत के ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को या मनुस्मृति में दिए गए कानून को किसी प्रकार के क्रिटिसाइज करने पर ये पूरी तरह से खफा हो जाते हैं। इस स्कूल के इतिहासकार के द्वारा जाति व्यवस्था को समर्थन दिया जाता है और प्राचीन भारत में जो समाज में विसंगति थी उसको वो इग्नोर करते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है कि अगर प्राचीन भारत में आप देखेंगे तो हिंदू शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, और वस्तुतः हिंदू शब्द सिंधु शब्द से आया है, और पर्शियनों के द्वारा जब पर्शियंस का यहाँ पर आगमन हुआ उनके द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वह सौ को हौ बोलते थे। तो सिंधु नदी के पूर्व के इलाके में रहने वाले लोगों को वह हिंदू बोलते थे। तो इस प्रकार से हिंदू शब्द एक ज्योग्राफिकल टर्म है, ना कि कोई धार्मिक शब्द है या सामाजिक शब्द है। और इसीलिए प्राचीन भारत में हिंदू शब्द न तो किसी स्क्रिप्चर में है और ना ही किसी
धार्मिक स्क्रिप्चर में या संस्कृत के टेक्स्ट में। अब निचोड़ क्या है दोस्तों, हर एक स्कूल ऑफ थॉट्स के हिस्टोरियोग्राफी के अपनी अपनी विशेषताएं हैं और परिस्थिति के अनुसार इतिहास लेखन का कार्य किया गया है। कोई स्कूल पूर्णतः सत्य नहीं है और जिस तरह से जैन फिलॉसफी में अनेकांतवाद है, इसका मतलब हुआ कि किसी भी सत्य को एक स्पेसिफिक रास्ते से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से सभी स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी में कुछ न कुछ कमियां हैं और कुछ न कुछ सार्थक तत्व हैं। एक इतिहास के विद्यार्थी को इन सारे स्कूल के राइटर्स को, हिस्ट्री राइटर्स को पढ़ना चाहिए और सत्य को समझने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा रहा? अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया अपने टिप्पणी से मुझे अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।